नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के पिछले वीडियो में हमने आईपीसी के फोर्थ चैप्टर जनरल एक्सेप्शंस यानी साधारण अपवाद शीर्षक की सेक्शन 90 से लेकर 92 पर हम बात कर चुके हैं। आज ई लेक्चर की इस सीरीज़ में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम बात करने वाले हैं सेक्शन 93 से लेकर 95 की। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 93 की। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू whom it is made if it is made for the benefit of that person। यानी सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो कि उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। तो ये जो सेक्शन 93 है यह ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्शन यानी संरक्षण प्रदान करती है जो किसी व्यक्ति को कोई संसूचना यानी कम्युनिकेशन सद्भावपूर्वक उस व्यक्ति के फायदे के लिए देता है, चाहे भले ही उस संसूचना से उस व्यक्ति को कोई अपहानि हो जाए। याद रखिए, संसूचना सामने वाले को दी जा रही है उसके फायदे के लिए और सद्भावपूर्वक दी जा रही है, लेकिन अगर ऐसी संसूचना से सामने वाले को फ़ायदे के बजाय कोई नुकसान हो जाए तो यहाँ पे इस प्रकार के कार्य को प्रोटेक्ट किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है। एक सर्जन एक पेशेंट को सद्भावपूर्वक यह कम्युनिकेट करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता और इस शोक के परिणाम स्वरूप उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, हालांकि वह जानता था कि उस कम्युनिकेशन से उस पेशेंट की डेथ कारित होना संभाव्य है। तो यहाँ पे चूंकि सेक्शन 93 की सभी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है, इसी वजह से जो सर्जन था जिसने कि उस पेशेंट को सूचना दी थी, संसूचित किया था कि उसकी राय में वो जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन उसने यहाँ पे उसके फ़ायदे के लिए उसको ये बात बताई और सद्भावपूर्वक ये बात उसने उसको बताई थी, तो इसीलिए यहाँ पे उसका कार्य ऑफेंस नहीं माना जाएगा और उसे सेक्शन 93 का बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 94 एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट punishable with death, nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats, which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence, provided the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death, place himself in the situation by which he became subject to such constant। वह कार्य जिसे करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। हत्या तथा मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, किंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो।
तो यहाँ पे सेक्शन 94 जो है, इसके अंतर्गत जो डिफेंस प्राप्त होता है एक्यूज़ को, उसे विवशता की प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है वह कार्य करने वाला जो व्यक्ति है जो इस सेक्शन का बेनिफिट लेने का दावा करेगा, तो वह धमकी की वजह से मजबूरी में आकर वह कार्य को करता है। सेक्शन की स्टार्टिंग में ही इसमें लिखा गया है कि हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को छोड़कर जो कि राज्य के विरुद्ध हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो मर्डर है, मर्डर उसके अलावा स्टेट के अगेंस्ट ऐसे ऑफेंस जो कि डेथ सेंटेंस से पनिशेबल है, यानी मृत्यु से दंडनीय है, इन दोनों तरह के जो ऑफेंसेस हैं उनको ये सेक्शन अपने कार्यक्षेत्र से अलग कर देती है। यानी सेक्शन 94 का जो डिफेंस होता है या प्रतिरक्षा होती है, वह उन परिस्थितियों में प्राप्त नहीं होती जहां विवशता में या तो हत्या कारित की गई हो या फिर स्टेट के अगेंस्ट मृत्युदंड से दंडनीय कोई अपराध किया गया हो। सेक्शन 94 ये कहती है कि इन दोनों तरह के ऑफेंसेज को छोड़कर, यानी हत्या और स्टेट के अगेंस्ट मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर, यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोई बात करे जिसे करने के लिए उसे ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको यह आशंका कारित हो गई हो कि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी, यानी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में वह बात अपराध नहीं है। लेकिन साथ ही इस सेक्शन में एक प्रोविज़ो भी है, यानी परंतुक। सेक्शन के बिल्कुल एंड के अंदर एक परंतुक जुड़ा हुआ है छोटा सा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात कहता है। और परंतुक यहाँ पे ये कहता है कि यदि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को अपनी इच्छा से या फिर तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि, यानी तत्काल मृत्यु इंस्टेंट डेथ से कम अपने हार्म की युक्तियुक्त आशंका से ऐसी स्थिति में डाला है जिससे कि उसको ऐसी मजबूरी के अधीन हो जाना पड़ा है, तो उसको यह प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होगी। यानी अगर वो खुद अपने आप को अपनी इच्छा से ऐसी परिस्थिति में डाल रहा है और उसके बाद फिर वो कहे कि भाई मैंने तो मजबूरी में आकर ये काम किया है, इसलिए मुझे सेक्शन 94 का डिफेंस मिलना चाहिए, तो यहाँ पे फिर ऐसी कंडीशन में ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। साथ ही सेक्शन 94 के साथ दो एक्सप्लेनेशन यानी दो स्पष्टीकरण भी हैं, जिनमें से पहला स्पष्टीकरण ये कहता है कि स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी की वजह से यदि वह व्यक्ति डाकुओं की गैंग में उनके करैक्टर को जानते हुए शामिल हो जाता है, तो उसको इस आधार पर ही प्रतिरक्षा का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा कि वह अपने साथियों के द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो कि बाय लॉ ऑफेंस है, यानी विधि के तहत अपराध है। इसके अलावा जो सेकंड जो स्पष्टीकरण जो है इसमें एक्सप्लेनेशन, वो ये कहता है कि यदि डाकुओं की एक गैंग किसी व्यक्ति को सीज कर लेती है और इंस्टेंट डेथ की धमकी के द्वारा किसी बात को करने के लिए, मतलब कोई बात जो कि ऐसी है जो कि विधि के तहत विधि के द्वारा एक अपराध है, उसे विवश किया जाए, तो वह इस प्रतिरक्षा को प्राप्त करने का अधिकारी है, यानी उसे ऐसी कंडीशन में सेक्शन 94 का बेनिफिट मिलेगा। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें जो कि सेकंड एक्सप्लेनेशन में ही दिया गया है कि एक लोहार जिसे अपने टूल्स लेकर एक घर का दरवाज़ा तोड़ने को विवश किया जाए जिससे कि डाकू उसमें प्रवेश कर सकें और उसको लूट सकें, वह प्रतिरक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है यदि उसे डाकुओं की टोली ने अभिग्रहित किया हो और इंस्टेंट डेथ की धमकी दी हो। तो ये जो सेक्शन 94 है, इसके अंतर्गत जो सिद्धांत है उसका आधार एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसका मतलब यह है कि एक्टस ने इन वीटो फैक्टस एस्ट मेंस एक्टस, यानी सिद्धांत का नाम ये है और इसका अर्थ ये है कि जो कार्य मेरे द्वारा
मेरी इच्छा के विरुद्ध किया जाए वह मेरा कार्य नहीं है। और सेम सिचुएशन सेक्शन 94 में दी हुई है। इसके अलावा जो हत्या के मामले में जो सेक्शन 94 की प्रतिरक्षा है यानी डिफेंस है, वो इस सिद्धांत पर आधारित है कि अपना जीवन बचाने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन लेने का अधिकारी नहीं है। इसी तरह से सेक्शन 94 की प्रतिरक्षा स्टेट के अगेंस्ट मृत्यु से दंडनीय अपराधों के लिए भी प्राप्त नहीं है। और इसलिए प्राप्त नहीं है क्योंकि एक सिद्धांत ये भी है कि राज्य को समाज का हित संरक्षित रखने के लिए स्वयं को संरक्षित रखना आवश्यक है। तो अब हमें समझ में आ गया है कि सेक्शन 94 की जो प्रतिरक्षा है वो इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक्टस ने इन वीटो फैक्टस एस्ट मैंस एक्टस, यानी मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। लेकिन 94 की प्रतिरक्षा दो मामलों में नहीं मिलती, एक तो हत्या के मामलों में, और उसका आधार यह है कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन बचाने के लिए दूसरे का जीवन नहीं ले सकता। इसी तरह से स्टेट के अगेंस्ट मृत्यु से दंडनीय अपराधों के मामले में इसलिए प्राप्त नहीं है क्योंकि उसका आधार यह है कि समाज का हित संरक्षित रखने के लिए राज्य को स्वयं अपने आप को संरक्षित रखना ज़रूरी है। तो ये जो सेक्शन है 94, यह उन कार्यों को संरक्षित नहीं करती जो कि मृत्यु से दंडनीय ऐसे अपराध हैं जो कि राज्य के विरुद्ध हैं, जो कि मैं आपको भी बता चुकी हूँ, चाहे वह कार्य इंस्टेंट डेथ के भय से भी किया जाए। यानी अगर स्टेट के विरुद्ध मृत्यु से दंडनीय अपराध का मामला है और वहाँ पे इंस्टेंट डेथ की धमकी दी जाए और विवशता में आके कोई कार्य करे, तब भी वहाँ पे उसको 94 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि आईपीसी में वो कौन सी सेक्शंस हैं जो कि स्टेट के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। तो सेक्शन 121 से लेकर 130 तक की जो सेक्शंस हैं आईपीसी की, वो स्टेट के विरुद्ध जो ऑफेंसेज हैं उनसे संबंधित है। लेकिन इनमें से केवल सेक्शन 121 के तहत ही डेथ सेंटेंस दिए जाने का प्रावधान है। और इसीलिए सेक्शन 94 की तहत जो विवशता की प्रतिरक्षा की हम बात कर रहे हैं, वह सेक्शन 121 के अंतर्गत किए गए अपराधों के मामलों में संरक्षण नहीं देती। अब सेक्शन 94 की सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेक्शन 94 के लागू होने के लिए इंस्टेंट डेथ का भय साबित होना आवश्यक है। किसी अन्य प्रकार का भय जिसमें दूरस्थ मृत्यु भी सम्मिलित है, यानी रिमोट डेथ की अगर बात भी अगर वहाँ पे इंक्लूड है, लेकिन इंस्टेंट डेथ की का भय वहाँ पे नहीं है, तो इस सेक्शन 94 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए ए ने बी को धमकी दी कि वह 1 सप्ताह के भीतर बी की डेथ कारित कर देगा यदि बी तब तक सी की कार को चुरा नहीं लेता है, और इस धमकी के प्रभाव में आकर बी सी की कार को चुरा लेता है, तो यहाँ पे बी को इस सेक्शन का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो भय कारित किया गया है वह तत्काल मृत्यु का नहीं है। उसने वहाँ पे ये भय कारित किया है कि वो 1 सप्ताह के अंदर अंदर नहीं चुरा लेगा तो उसके बाद मार देगा, जबकि इस सेक्शन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब तत्काल मृत्यु का भय कारित किया जाता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 95 की। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य। कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा। तो सेक्शन 95 जो है यह इस सिद्धांत पर आधारित है, डी मिनिमिस नॉन क्यूराट लैक्स, अर्थात विधि तुच्छ बातों पर यानी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती। और ये जो सेक्शन है वो ये कहती कि यदि किसी बात से कोई अपहानि कारित होती है
या कारित किए जाने का आशय है या कारित होने की संभावना का ज्ञान है। लेकिन जो अपहानि यानी जो हार्म या नुकसान है वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई भी व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जिस बात की हम बात कर रहे हैं वह अपराध नहीं है। यानी जो पूरी दुनिया है उसमें हर दिन हर जगह पे ऐसे अनगिनत कार्य किए जाते हैं जो कि टेक्निकली तो ऑफेंस हैं, लेकिन लॉ उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकता और ना ही लॉ के तहत उसका कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना लगभग असंभव सा होगा और उससे न केवल समाज को हानि होगी बल्कि साथ ही साथ कोर्ट्स पे भी अननेसेसरी दबाव बढ़ेगा। ऐसे कई सारे दृष्टांत हो सकते हैं, जैसे कि भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है वहाँ पे धक्का मुक्की एक दूसरे के साथ होता है। मतलब भीड़ के अंदर कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे के ऊपर बल प्रयोग किया, या फिर जो बिजी जो स्टेशन रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टेशन होते हैं, वहाँ पे जो लोग आ रहे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे विद इंटेंशन भी कई बार एक इंसान की बॉडी दूसरे इंसान की बॉडी से टच हो जाती है। या फिर कई बार क्या होता है कि किसी का कोई कैंपस में कोई लॉन लगा हुआ है और वहाँ पे नल लगा हुआ है, कोई इंसान वहाँ से पानी पीने के लिए बिना परमिशन के वहाँ पे घुस जाता है, तो या कोई किसी के पेड़ से जो है फूल चुरा ले, तो या जैसे किसी ने किसी का 10 रुपये का 5 रुपये का पेन ले लिया, या किसी के खाने पीने की कोई चीज़ है वो इधर से गिरा दी। तो ऐसी जो छोटी छोटी बातें होती हैं, इन सब बातें ये इनसे जो होने वाली अपहानि यानी जो हार्म या नुकसान होता है वो इतना तुच्छ होता है कि एक आम या मामूली सोच समझ वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ों की शिकायत नहीं करता और ना ही कानून ऐसी बातों का संज्ञान लेता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।